राम सेवक के दुकान पर लगभग 2 बजे के आसपास एक महिला आती है और कहती है कि ऐसा करिए कि किसी को भेज दीजिए घर पर और आकर के वो नाप ले लेगा। राम सेवक कहता है कि ठीक है मैडम, अभी लड़का आता होगा तो मैं उसको भेज देता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जल्दी भेजना, मुझे कहीं जाना भी है। तो वो कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर में राम सेवक का लड़का आ जाता है दुकान पर और राम सेवक कहता है कि जा करके उस महिला का नाम लेकर के वो बताता है कि उनके यहाँ चले जाओ और उन जा करके उनका जो नाप है वो लेकर, क्योंकि वो बोल के गए हैं। वो लड़का जाता है, उस घर में बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद दोस्तों एक शादीशुदा औरत निकलती है। देखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो महिला कहती है कि राम सेवक के लड़के हो? तो वो कहता है कि हाँ मैडम। तो बोले कि ठीक है, अंदर आ जाओ। दोस्तों वो उसको अंदर लेकर के जाती है और अंदर ले जाने के बाद वो सोचता है कि कोई कपड़े वगैरह की नाप होगी। तो वो कहता है कि मैडम आप अपनी नापी दे दीजिए। तो वो कहती है कि ठीक है, वो अंदर आ जाओ। उसको वो अंदर बुला लेती है और फिर अंदर बुलाने के बाद दोस्तों उसका जो बेडरूम होता है वहां पर वो जाती है और अलमारी खोलती है। उसे लगता है कि शायद वो कपड़ा लेकर के आएगी और उसी से उसको नापी लेना है। तो वो कुछ देख रहा होता है, तभी महिला अंदर बुला लेती है, कहती है कि अंदर आ जाओ, थोड़ा सा जरूरी काम है। तो वो उसको अंदर बुला लेती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो महिला होती है वो जो अपना साड़ी वगैरह पहनी थी उसका पल्लू वो नीचे कर देती है और कहती है कि ले लो, नाप ले लो। वो लड़का बिल्कुल ही घबराने जाता है, वो उसका हाथ कांपने लगता है। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी वो कहती है कि अभी तुम नए हो क्या, तुम्हारे हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? वो हाथ के साफ साफ अब उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है। वो कहता है कि कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। तो कहती है कि जब मैं कह रही हूं तो नाप लेने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? दोस्तों जैसे ही राम सेवक का लड़का उस महिला के शरीर पर अपना जो इंची और टेप होता है उसको रखने का प्रयास करता है, उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगती है। उसकी जो आंखें थी वो टिमटिमाने लगती है। इस तरीके से किस तरीके से इसका नाप लूं, कैसे इसको स्पर्श करूं, उसके मन में ये संशय बना हुआ था। तभी जो वो महिला थी उसकी जो हाथ वगैरह सब कुछ हिल रहा था, इसको देख करके वो उसका हाथ पकड़ करके अपना शरीर के उस कुछ अंगों पर कुछ इस तरह से वो सटा देती है। और फिर उसके बाद दोस्तों राम सेवक का लड़का बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो कहती है कि नाप तो ले लो, बाकी आज मैं चाहती हूँ कि आज गहराई की भी नाप जो है वो तुम ले लो। तो तुम अभी नए हो, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई है? तो बोला कि नहीं मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो वो कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाती हूँ और तुम्हें ऐसी मैं नाप दूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों उसके बाद जो भी पूरी घटना में होता है, कहानी सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पूरी कहानी कहाँ की है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दे कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब से। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घटना पंजाब शहर की पटियाला की है। यहीं पे रहने वाला राम सेवर जो कि लेडीज स्पेशल टेलर होता है, वो कपड़े सिलने में काफी माहिर होता है। जो पंजाबी सूट वगैरह होता है वो बहुत ही अच्छे से बनाता था। साथ ही साथ वो महिलाओं के ड्रेस में इतना माहिर था, इतनी बेहतरीन वो फिटिंग करता था। हर एक चीज डिजाइन वगैरह वो नई लेटेस्ट जो भी डिजाइन आती थी वो उसके यहाँ मिल जाया करती थी। उसकी दुकान इतनी चर्चा उसकी दुकान की थी कि आप समझिए कि उसके यहाँ लगभग 4 से 5 लोग तो सिर्फ काम करने वाले थे। साथ ही साथ राम सेवक का भी एक लड़का था, नाम जिसका गोविंद होता है, उम्र जिसकी लगभग 24-25 साल के आसपास होती है। बाप बेटे और 4-5 लोग मिल करके सारा काम किया करते थे। दुकान जो थी वो बहुत ही अच्छे से चल रही होती, कपड़ों से भरा हुआ दुकान था। हर रोज 10-20 ग्राहक उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इसी से इनका रोजी रोजगार भी जो था वो भी चल रहा था। परिवार में खुशहाली थी, कहीं से कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी। एक दिन की बात है कि दोपहर के लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। एक महिला आती है और राम सेवक से कहती है कि कुछ कपड़े सिलवाने हैं और घर किसी को भेज दीजिए, आकर के वो नापी ले लेगा। राम सेवक कहता है कि ठीक है। अभी जो बच्चे हैं वो तो कपड़े सिलाई में बिजी हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लगन का टाइम आ गया है और बहुत ज्यादा भीड़ भी हो गई है। लड़का जो है वो खाना खाने गया है, तो जैसे आता है मैं उसको ही भेज देता हूँ आपके घर में। तो वो कहती है कि जल्दी भेजिएगा, मुझे कहीं जाना है। राम सेवक जो होता है वो इतना कहता है और फिर महिला चली जाती है। महिला अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तभी राम सेवक का लड़का गोविंद आ जाता है। राम सेवक कहता है कि तुम चले जाओ, एक आंटी है, नाम उनका प्रियंका है और उनकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास रही होगी। बताता है कि उनके यहाँ चले जाओ और जाकर के उनका नाप लेकर आओ, उन्हें कपड़े सिलवाने की जल्दी है और जल्दी से इनको तैयार कर दो, शायद उनके यहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह है। तो वो कहता है कि ठीक है। उसका बेटा जो गोविंद होता है वो अपना फीता वगैरह सब कुछ लेता है और निकल पड़ता है वो प्रियंका के घर के लिए। जाकर के उसके घर पर वो बेल बजाता है और बेल बजाने के बाद थोड़ी देर में प्रियंका बाहर निकल कर आती है। तो प्रियंका कहती है कि राम सेवक ने भेजा है? तो कहता है कि हाँ मैडम। तो कहती है कि ठीक है, अंदर आ जाओ।
अब वो अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर जाने के बाद वो महिला अपने बेडरूम में जाती है। गोविंद खड़े खड़े ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि वो कोई डिजाइन वगैरह हो या कपड़ा हो वगैरह हो, उसी का उसको नाप देना हो। जरूरी नहीं है कि फीता ही से नापे, लेकिन फिर भी वो अपने साथ में लेकर आया था। उसके बाद दोस्तों वो अपने बेडरूम में जाने के बाद अलमारी खोलती है और अचानक से खुलने के बाद वो गोविंद से कहती है कि थोड़ा सा तुम इधर आओ। अब चूंकि उसने बुलाया है और जहां बुलाइए तो उसे जाना ही पड़ेगा, तो वो उसके कमरे में जाता है और जाने के बाद दोस्तों वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है और कहती है कि मेरी नापी ले लो। वो कहता है कि मैडम मैंने तो सोचा कि आप कपड़े की नाप देंगी, आप ये मैं आपको ऐसे कैसे नाप लूं। तो वो कहती है कि मैं कह रही हूँ तो नापो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं कहती तो तुम्हें घबराने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी गोविंद की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो उसको छू ले। कैसे उसको नापे वो समझ नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मैडम ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। नापने का वो प्रयास करता तो है लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहती है कि अभी नए हो क्या, तुम्हारे हाथ इतने क्यों कांप रहे। तो वो कहता है कि नहीं मैडम। तो फिर पूछती है कि कांप क्यों रहे हाथ। तो कहता है कि मैडम कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाप लेने में कहीं इधर उधर टच हो जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको बुरा नहीं लगेगा। तो बोले कि बस इतनी सी बात है। वो उसका हाथ उठा करके अपने ऊपर के अंगों पर रख देती है। कहती है कि ज्यादा से ज्यादा तो यही छुएगा, लो छू गया, अब मुझे कोई एतराज नहीं है, तो तुम अच्छे से नापी ले लो। जो गोविंद होता है उसकी हिचकिचाहट जो थी दोस्तों वो कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये महिला कैसी है और मुझसे चाह क्या रही है, उसके मन में चल क्या रहा है। इतने खुले विचार की महिला मैंने पूरे मोहल्ले में और आसपास के लोगों में आना जाना होता है और कपड़े नाप लेना होता है, सिलाई करना होता है, कोई महिला मुझे ऐसी नहीं मिली कि इस विचारधारा को। पता नहीं वो चाहती क्या, उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। दोस्तों अब किसी तरीके से गोविंद हिम्मत बांध करके नापने का प्रयास करने लगता है। वो नाप तो ले लेता है। तभी प्रियंका कहती है कि तुम कहाँ की नाप ले सकते हो। तो वो बोला कि मैडम कहाँ की, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाहती हैं। तो वो कहती है कि तुम कहीं और एक जगह की नाप लेना चाहोगे। वो बिल्कुल ही सकपका सा जाता है। वो सोचता है कि एक मुसीबत में तो फंसा हूँ, दूसरी पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। तभी अब चूंकि ना भी वो नहीं कर सकता था, उसका वो व्यवसाय ही था, तो वो कहता है कि हाँ मैडम बिल्कुल ले सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अच्छी तरीके से जहां जहां आप कहेंगे वहां वहां का नाप दूंगा। तो वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें गहराई के नाप पर ले जाती हूँ। गहराई की बात करती है तो गोविंद की आंखें टिपटिपाने लगती है कि ये गहराई के नाप, गहराई नापने का क्या मतलब। गोविंद इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो समझ जाता है कि ये महिला जो है वो आज बिल्कुल ही मूड में है और ये नाप देने के बहाने अपनी जरूरतों को पूरा करवाना चाह रही है। दोस्तों गोविंद को ये समझने में देर नहीं लगती, तो गोविंद कहता है कि ठीक है मैडम, और मैं ऐसी गहराई नापूंगा कि कोई आज तक नाप नहीं पाया होगा। तो वो कहती है कि आज तक तो कोई अच्छे से नाप नहीं पाए, तो तू कौन सा टेलर है, देखती हूँ चल आज तुझसे नपाती हूँ, देखती हूँ तू क्या करता है। फिर उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में बातचीत होती है शॉर्टकट वाली। ये होते होते पहुंच जाती है एकदम रिश्ते तक, संबंध बनाने तक। वो महिला इतनी तेज तरार थी कि गोविंद उसको समझ ही नहीं पाया। वो गोविंद से 20 कदम आगे थी। वो गोविंद के ऊपर ही हावी हो जाती है और कहती है कि चल अब तू नाप, और मैं चाहती हूँ कि तू मेरा नाप ले। तो उसके बाद दोस्तों प्रियंका और गोविंद के बीच में चलने लगता है एक गलत खेल। और खेल जो था जो चलता है तो प्रियंका भी ये भूल जाती है कि ये कौन है और गोविंद भी भूल जाता है कि वो महिला कौन है। दोनों ही एक दूसरे में कुछ इस कदर से खो जाते हैं कि मानो कि दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो उन्हें कुछ नहीं पता है और ये सब कुछ उन्हें पहली बार मिला। दोनों ही अच्छी ही तरह से उस पल को भुनाने लगते हैं और उस आनंदमय पल को जब शांत करते हैं, सब जी करके जब बाहर आते हैं तो दोनों ही बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रियंका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। उसकी मुस्कान को देख करके गोविंद ने पूछा कि क्या बात है मैडम। तो वो बोली कि तू तो बड़ा ही नटखट निकला। तो वो बोला कि ऐसा क्या हुआ मैडम। तो उसने कहा कि नहीं सच में ही तूने बहुत अच्छे तरीके से नापा और मुझे ऐसे ही एक मर्द की जरूरत थी जो कि गहराई को बहुत अच्छे से नाप सके। ये बताते हैं कि शादी हुई है कि नहीं है। तो वो बताया कि नहीं मैडम शादी तो अब तक नहीं हुई। तो वो बोली कि तब तेरे पास इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आया। वो बोला कि मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया वो तो आपने ही किया, मैं तो बस यूं ही लगा रहा। आपके पास तो बहुत ही ज्यादा अनुभव है, मैं खुद ये जानना चाहूंगी कि आप ये सब कहाँ से सीखी हो। और कुछ औरतें ऐसी है जिनको इन सब चीजों की अनुभव नहीं है, उन्हें आपसे सीखना चाहिए जिससे कि वैवाहिक जीवन जो है वो मधुर हो जाए। आपकी जैसी किसी को अगर पत्नी मिल जाए तो उसका जो पति है वो उसे कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो कहती है कि तू तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते जा रहा है, इतनी देर में तूने ऐसा क्या देख लिया। तो वो बोला कि मैडम एक पुरुष को एक महिला से जो उम्मीदें होती हैं वो सब कुछ ही आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। पता नहीं आपने ये सीखा है या फिर ये क्या है, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन सच में ही आप बहुत ही अच्छी है और आपको जो सबका तरीका है वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों प्रियंका एकदम से गदगद हो जाती है। वो कहती है कि तू भी बड़ा ही नटखट और सराहती है। दोनों में बातें खत्म होती है और फिर वो उसको नाप देती है और कहती है कि एक काम करना है कि जब भी तुझे वक्त मिला मैं आना तो यहाँ पर, मैं तुझे ऐसी जन्नत की सैर कराती रहूंगी। दोनों का ही नंबर एक्सचेंज होता है और नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोस्तों दोनों में बातें होना शुरू कर देती है। बातों का सिलसिला यूं ही शुरू हो जाता है और चलता ही रह जाता है कई
कई महीनों तक। जब भी गोविंद दुकान से लंच के लिए निकलता तो सबसे पहले वो प्रियंका के यहाँ पहुंच जाता है। पहले वहां पर अपनी भूख शांत करता और फिर उसके बाद घर जाता, वहां से खाना खाता और खाना खा करके फिर दुकान पर के आता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो गोविंद था वो धीरे धीरे करके उसे प्रियंका की लत सी लग गई थी, और कुछ इस कदर से लत लग जाती है क्योंकि प्रियंका थी भी वैसी उतनी ही खूबसूरत थी, और उसका जो तरीका था उससे भी बेहतर था और खूबसूरत वो तरीका था। गोविंद इतना खुश हो गया था और उसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे अपना काम धंधा तक याद नहीं रहा। बस उसे यही लगता था कि मैं प्रियंका के बाहों में हमेशा झूलता रहूं, उसकी जो जिंदगी है और जो भी पल है उसको मैं उसके ही साथ जीता रहूं। ऐसा करते करते 5-6 महीने का वक्त बीत जाता है। प्रियंका के जो पति थे दोस्तों, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो अक्सर ही, उनका अपना बिजनेस था तो वो घर से बाहर ही रहा करते थे। रात को घर पर आते थे और दिन में किसी का आना जाना घर पर रहता नहीं था। तो घर में आजादी ही आजादी थी, वक्त ही वक्त था। वो अकेले ही घर पर रहा करती थी, ना किसी का आना ना किसी का जाना, पूरा ही शांत माहौल था और उस पल को वो अच्छे से भुना भी रही थी। फिर उसके बाद दोस्तों गोविंद जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ता था। प्रियंका को वो खूब अच्छी तरीके से खुश कर देता था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे प्रियंका जो थी वो भी उसकी दीवानी होती जा रही थी, उसके लिए पागल होती जा रही थी। अब प्रियंका भी उसके लिए ही जीने लगी थी, उसे भी यही लगता था कि उसे इसके ही साथ रहूं। दोस्तों लगभग 2 महीने के आसपास और इन दोनों का रिश्ता चलता है। फिर लेकिन एक दिन अचानक जो प्रियंका का पति होता है वो घर आता है तो वो देखता है कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं और बाहर से कुंडी लगी हुई है और प्रियंका घर में नहीं है। वो जोर जोर से उसको आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन जब घर में हो तब तो वो बोले, वो उसको फोन लगाने का प्रयास करता है तो फोन भी स्विच ऑफ आता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रियंका कहाँ गई, तो वो सोचता है कि फोन वगैरह शायद स्विच ऑफ हो गया होगा और पास और पड़ोस में गई होगी तो कहीं थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन ऐसा करते करते रात के 11 बज जाते हैं। अब उसे कुछ अनहोनी की शंका होने लगती है। उसके बाद दोस्तों वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो कंप्लेन दर्ज करवाता है, FIR दर्ज करवाता है। पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है क्योंकि मामला भी ऐसा ही था। पुलिस जब सक्रिय होती है तो सबसे पहले प्रियंका की जो मोबाइल की CDR होती है वो निकालती है। वो निकालने के बाद पता चलता है कि एक नंबर पर प्रियंका की अक्सर ही बातें होती करती थी। उस नंबर की भी CDR निकाल ली जाती है तो वो नंबर गोविंद का होता है। फिर उसके बाद गोविंद की लोकेशन निकाली जाती है। गोविंद ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। प्रियंका का दिमाग वहां पर काम नहीं किया। प्रियंका ने सोचा कि पति हमको फोन करेगा और वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। वो अपना नंबर तो बंद कर देती है, लेकिन गोविंद का जो नंबर था वो तो एक्टिव था, वो नेटवर्क में था। पुलिस उसकी लोकेशन निकाल लेती है। तो दोस्तों इन सबकी लोकेशन जो थी वो दिल्ली निकल कर गई थी। पुलिस दिल्ली पुलिस से संपर्क साधती है और साधने के बाद जो लोकेशन होती है उस लोकेशन पर वहां की पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद देखती है कि प्रियंका और गोविंद जो है वो बिल्कुल दोनों सही सलामत है और दोनों ही दिल्ली के एक होटल में रुके हुए थे। दोस्तों पुलिस प्रियंका को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ गोविंद को भी गिरफ्तार कर लेती है और लेकर के पहुंचती है पटियाला पंजाब में। वहां पर उसका पति वहां इंतजार कर रहा था। उसका पति किसी पराये लड़के के साथ उसको देख करके बहुत चक्का सा रह जाता है कि यार ये क्या हो गया, जिसकी कल्पना मैंने कभी जिंदगी में नहीं की थी। वो सब कुछ मेरे साथ हो गया। उसका पति बिल्कुल ही आश्चर्यचकित था। उसके बाद दोस्तों जब प्रियंका से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा किया क्यों किया, तो प्रियंका के जो शब्द थे उसका पति और पुलिस हिसाब सुनकर के एकदम हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि ये तो सारा दिन काम में बिजी रहता है और मैं अकेली हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये रात को अपने काम पर से वापस भी अगर आते हैं तो जब मैं इन्हें कुछ चीजों के लिए कहती हूँ तो ये टाल दिया करते हैं। इनसे पूछिए कि हमारे पति पत्नी के बीच में महीनों में भी अगर कभी रिश्ते बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, यही तो उम्र है हमारी अभी एंजॉय करने की, और जब इसमें ही इतनी दूरियां हो गई तो आने वाले टाइम में हम लोग किस तरीके से रहेंगे। मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है। बेशक इनके पास कितना ही पैसा हो, मुझे ये मतलब नहीं रखता। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना घर ना प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अपने पास रख ले, बस मुझे चाहिए तो गोविंद का साथ चाहिए। दोस्तों दोनों ही बालिग थे और ऐसा केस था कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसका पति बेबस लाचार प्रियंका का चेहरा देख रहा था कि जो प्रियंका कल तक उसकी थी वो आज किसी और की बाहों में झूल रही थी और किसी और के लिए वो तड़प रही थी। उसे वो बहुत समझाने का भी प्रयास करता है, लेकिन प्रियंका के समझ में कुछ नहीं आया। तो वो प्यार का भूत उसके सर पर बिल्कुल चढ़ा हुआ था। वो सिर्फ गोविंद के लिए ही जी रही थी। वो कहती है कि मुझे गोविंद के सिवा और कोई पसंद नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों पुलिस भी मजबूर थी। तो केस क्या था, जो केस था किया था उस पर FIR लग जाती है और फिर सुलहनामा लगा करके दोनों को ही बरी किया जाता है। और इस पर कोई केस तो बनना था नहीं, लेकिन मामला चूंकि हाईलाइट हो चुका था तो कहीं ना कहीं जो प्रियंका होती है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टेलर के लड़के को पकड़ लेती है और फिर उसके साथ भाग जाती है। और गोविंद भी जो कि अपने से 6-7 साल बड़ी महिला को लेकर के फरार हो जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं बहुत ही समाज में हो रही हैं कि 4-4 10-10 बच्चों की माँ 22-23 साल के लड़कों के साथ भाग जा रही है। तो सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है आज के समय में। तो सावधान रहे, सतर्क रहें। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना था कि किस तरह से आज की जो जनरेशन की महिलाएं या जो पुरुष हैं वो किस तरह के कारनामे कर दिखाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाइए।